जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दें। हाँ, जय हिंद रोहित जी, अनूप जी, सभी बच्चों को जय हिंद। कुंदन जी, सारे बच्चों को जय हिंद प्यारे बच्चों। दीपक जी, के जे शिवजर जी, सभी को जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इनकी रिलीजियस पॉलिसी को देख रहे थे। हाँ, नीतीश जी, अंकित जी, जयप्रकाश जी, हर्ष जी, सत्यम जी, स्वाति, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इनके रिलीजियस पॉलिसी मतलब समुद्रगुप्त के सारे अभियानों के बारे में A to Z करके हम लोग देख रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे चलते हैं। यानी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? समुद्रगुप्ता। और समुद्रगुप्ता में हम लोग पढ़ रहे थे क्या बेटा? समुद्रगुप्त हम लोग पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हम लोग देखे थे समुद्रगुप्त, ठीक। और समुद्रगुप्त में हम लोग देख रहे थे, तो इनके हम लोग जो पॉलिसी देख रहे थे क्या, तो बैटल पॉलिसी हम लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बैटल पॉलिसी देख रहे थे, यानी युद्ध नीति देख रहे थे। तो इसी का शेष भाग हम लोग देखते हैं। बैटल पॉलिसी देख रहे थे, इसमें हम लोग शेष भाग देखते हैं, इसके क्या क्या बच रहे हैं शेष भाग। हम लोगों ने दो जगह की पॉलिसी इनकी देख ली थी, दो जगह की पॉलिसी देख ली थी। एक पॉलिसी इनकी क्या थी, तो एक इनकी साउथ इंडिया वाली पॉलिसी थी, ये साउथ इंडिया वाली। दक्षिण भारत की नीति हम लोगों ने देख लिया था। दूसरा, फॉरेनर के प्रति क्या नीति थी, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक। दो नीतियां हम लोगों ने देख दिया, ठीक। तो दो तरह की नीति हम लोगों ने इनकी देख ली थी, ध्यान दिखिएगा। हाँ, पॉलिसी फॉर फॉरेनर हो गया था अनूप जी, बिल्कुल सही बात है बेटा। समुद्रगुप्त हम लोग देख रहे थे, वेरी गुड। गुड इवनिंग बेटा, खुशी, सभी को गुड इवनिंग। संदीप जी, युवराज जी, तो ये दो पॉलिसी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे चलते हैं। पॉलिसी यानी क्या, तो पॉलिसी फॉर ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी भारत और वहां के जो 9 राज्य होते थे उनके प्रति क्या नीति होगी, जो ईस्टर्न पॉलिसी होगी, मतलब पूरी भारत। और पॉलिसी फॉर फॉरेनर, हाँ पॉलिसी। सर्कल कमेंट ऑफ कर लिए क्लास, कल कमेंट ऑफ तक करना ही नहीं, कल कमेंट क्यों ऑफ रहेगा? कमेंट तो डेली जा रहा है बेटा, कमेंट कहाँ ऑफ है बताओ? कमेंट कहाँ ऑफ है? कमेंट तो चल ही रहा। तो पॉलिसी फॉर ईस्टर्न हिमालय एंड 9 स्टेट, 9 स्टेट्स, 9 राज्यों के प्रतिनिधि। जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय और 9 राज्यों के प्रतिनिधि, 9 राज्यों के प्रतिनिधि। पूर्वी हिमालय में छोटे छोटे अनेक राज्य थे, इसके अलावा 9 राज्यों की नीति जो हो जाएगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। तो इनके प्रति जो नीति होगी वो नीति क्या होगी, तो सर्व करदान, क्या हो जाएगा, सर्व करदान, सर्व करदान, आज्ञा, आज्ञा करना, प्रणामागाम। सर्व करदान, आज्ञाकरण, मतलब सभी प्रकार के कर देना है और आज्ञा का पालन करना है, और क्या करना है, एंड प्रणामागमन, प्रणामागाम, ठीक। इसको हम लोग नॉर्मल लिख दे रहे हैं, अभी ब्रेक करेंगे। सर्व कर दाना, आज्ञा करना, आज्ञा करना, प्रणामागमन, प्रणामागम। अब देखो करोगे सर खूब बड़ा है, इतना बड़ा तो याद आएगा नहीं, इतना बड़ा। तो इनके प्रति नीति क्या होगी, ध्यान रखिएगा। अब इसको ब्रेक करते हैं।
ब्रेक करके एक एक करके देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। अब ब्रेक करते हैं, देखो सर्व कर दान, सर्व का मतलब वो सभी, सर्व का मतलब यहां पर क्या होगा सभी, देखो छोटा छोटा इसको कर देते हैं और ब्रेक करते हैं। यहां पर देखो सर्व, एक शब्द सर्व, सर्व का मतलब हो गया सभी, दैट मीन्स ऑल। कर का मतलब हो गया क्या, तो टैक्स यानी कर देना। दान का मतलब कर दाना, कर दाना का मतलब देना। आज्ञा, आज्ञा मानना, आज्ञा करना, और क्या प्रणामागमन, और प्रस्तुत होकर प्रणाम करना, प्रस्तुत होकर नमन करना, नमन करना, प्रस्तुत होकर नमन करना। ठीक है, ये चाहता था, हाँ, तो यहां तक की बातें हम लोग कर रहे हैं। सर गुप्ता एम्पायर में समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त कौन था? ये राजा था। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन था बताओ इन्हें भाई, समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त बेटा राजा था। ठीक है ना, तो सर्व कर दान, सभी प्रकार के कर देना है। दाना का मतलब देना, सर्व कर दाना, सभी प्रकार के कर देना। आज्ञा करना, आज्ञा को मानना है। ठीक, आज्ञा को क्या करना, मानना है। और प्रस्तुत होकर के प्रणाम करना है, यही कहलाता सर्व कर दान, आज्ञाकरण और क्या प्रणामागम। क्लियर है सभी का? फिर से देख लीजिए, सर्व कर दाना, सभी प्रकार के कर देना है। आज्ञाकरण, आज्ञा को मानना, और प्रणाम होकर के उपस्थित होकर के नमन करना है, यह कहलाता सर्व कर दाना, आज्ञाकरण और प्रणामागम। अब इसका दो क्षेत्रों के प्रति और क्या नीति होगी? दो क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? क्लियर सभी का? एक बार बता दीजिए, तभी आगे बढ़े, नहीं फिर कहेंगे कि भाई बाद में समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। सर्व कर दाना, सभी प्रकार के कर देना है, आज्ञा का पालन करना है, और उपस्थित होकर के नमन करना। ये हो जाती है किसके प्रति? 9 राज्यों के प्रति नीति। और क्या हो जाएगा? पॉलिसी फॉर आर्टविक स्टेट एंड नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। ये याद कैसे हो गया? इतना आसान है, उसको ब्रेक करके याद करना, ब्रेक करके छोटा छोटा याद करना। ठीक है, ब्रेक करके याद करना है। हाँ, ये ब्रेक कर करके याद करना। ठीक है, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड। अरे दक्षिण कह रहा है, सॉरी, उत्तर भारत, उत्तर भारत और आठविक राज्यों, आठविक राज्य के प्रतिनिधि, के प्रतिनिधि। तो इनके प्रति क्या नीति होगी भाई? उत्तर भारत और आठविक राज्य, आठविक का मतलब होता है जंगल वाले राज्य, आठविक का मतलब क्या होता है? तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी क्या? तो जंगल में जो राजा हुआ करते थे उनके लिए क्या नीति होती थी? तो उन्हें सीधे अटैक करता है, डायरेक्ट अटैक एंड एनेक्सेशन, एंड एनेक्सेट, सीधे हमला, सीधा आक्रमण, और शामिल करना, और शामिल करना। शामिल का मतलब राज्य में, ध्यान रखना, राज्य में। उनको सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया, सीधे उन्हें जीत लिया। सीधे जितने भी जंगली राज्य थे नॉर्थ इंडिया के, और जितने भी उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में डायरेक्ट कंट्रोल करता है, डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। इसी को कहते हैं डायरेक्ट अनएक्सेट पॉलिसी। समुद्रगुप्त इतनी बड़े एम्पायर को जीत लिया था, तो ये सब इसकी क्या हो जाती थी? युद्ध नीतियां हो जाती थी, सारा सारा युद्ध नीतियां। समुद्रगुप्त इतना महान था कि इसे भारत का नेपोलियन का दर्जा दिया गया, जिसे ग्रेट नेपोलियन कहते हैं ना, नेपोलियन द ग्रेट, ग्रेट नेपोलियन उसके आगे लगता है। उसी तरह से समुद्रगुप्त को भी कहीं ना कहीं ग्रेट तो नहीं कहते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत वीकनेस भी रही, लेकिन काफी गुप्ता एम्पायर का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है समुद्रगुप्त। तो ये इसकी नीतियां थी।
यह पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अटैक किया। He was first Gupta ruler. He was first Gupta ruler who invaded in South India. यह पहला गुप्ता राजा था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। यह पहला गुप्त राजा था। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शुंग वंश का फाउंडर कौन था? पहला गुप्त राजा था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ठीक, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला गुप्ता राजा कौन होगा? समुद्रगुप्त। यह पहला गुप्ता राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक, यह पहला गुप्ता राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। यह भी ध्यान रखना, पहला गुप्ता राजा था। ठीक, जिसने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। पहला गुप्ता राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया। was first Gupta ruler who performed अश्वमेधा sacrifice। यह पहला गुप्त राजा था गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया। क्या करा था? अश्वमेध यज्ञ। चलिए सभी का आंसर आ गया। पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा। बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर, बहुत बढ़िया आंसर सारे बच्चों का, बहुत बढ़िया। पुष्यमित्र शुंगा, पुष्य, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप को जीत लेता है, तो इसके भी अभियान काफी बड़े क्षेत्र थे, तो इसीलिए कहते हैं। ठीक है, बढ़िया आंसर सभी का। तो पहला गुप्त राजा था जिसने कौन सा करवा था? अश्वमेध यज्ञ करा था। कौन सी उपाधि लेता? अश्वमेध पराक्रम की। इसका कमांडर कौन था? ध्यान रखना, इसका कमांडर कौन था? साउथ इंडिया का इसका कमांडर कौन माना जाता? तो वीरा सिंह। वीरा सिंह यानी कौन? तो वीर सेन। समुद्रगुप्त का कमांडर कौन माना जाता है? ध्यान रखना, वीर सेन इसका कमांडर माना जाता है। कौन माना जाता है? वीर सेन इसका कमांडर माना जाता है। और बात कर लेते हैं, इसके समकालीन कौन था? समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी कौन था? इसके समकालीन कहाँ के राजा था? इसके समकालीन था कौन? तो मेघवर्मन। कौन हो जाएंगे? तो मेघवर्मन। मेघवर्मन, मेघवर्मन कौन हो जाएंगे? तो किंग ऑफ श्रीलंका। मेघवर्मन कौन हो जाएंगे? तो किंग ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के शासक। श्रीलंका के शासक हो जाते। इन्होंने क्या किया था? बिल्ट अ मोनेस्ट्री इन, कहां पर? श्रीलंका। इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका में मठ की स्थापना कराई थी। श्रीलंका में किसकी स्थापना कराते? तो मठ की स्थापना कराते हैं। तो इन्होंने श्रीलंका में एक मठ की स्थापना कराते हैं। ठीक, क्या कराते हैं? श्रीलंका में एक मोनेस्ट्री बनाते हैं, मठ बनाते हैं। किसके द्वारा? तो इन्हीं के द्वारा बनवाया जाता है। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। पहला गुप्ता राजा था जिसने दक्षिण भारत पर अटैक किया। पहला गुप्ता राजा था जिसने, ठीक, सारा का सारा काम करता है कौन? तो समुद्रगुप्ता, मतलब किसके? तो मेघवर्मन।
ठीक, श्रीलंका, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, श्रीलंका में नहीं, बोध गया भाई, मिस्टेक। कहाँ पर, तो बोध गया में। श्रीलंका में तो अपना बनाएंगे बनाएंगे, बोध गया, बोध गया में एक मिनिस्ट्री बनाते हैं, ध्यान रखना। ये बोध गया वाला, श्रीलंका वाला छोड़ दो, श्रीलंका में तो बनवाते बनवाते हैं। ये बोध गया वाला भी लिखना, क्योंकि ये इंडिया वाला लिख लीजिए, बोध गया में, ठीक है। किसके परमिशन के बाद, आफ्टर द परमिशन ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता की अनुमति के बाद इन्होंने क्या बनवाया था, तो एक मठ की स्थापना कराई थी। किसकी स्थापना कराते, तो मठ की स्थापना कराते। चलिए इसी बात पे आप लोग बता दीजिए कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक नहीं, इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी नहीं पिएगा, वो गलत बताया जाता है। इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी उपमा दे सकते हो, लेकिन 3 समुद्रों के पानी जो होते हैं वो किसके लिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए यूज होता है बेसिकली, ठीक है। त्रिसमुद्रो पितामह समुद्रगुप्त के लिए नहीं यूज होता है, बल्कि किसके लिए यूज होता है, त्रिसमुद्र पितामह किसके लिए, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। इसका क्षेत्र जरूर होता था, लेकिन उसको बेसिकली करते थे गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रक्षित, रोहित, सभी का आंसर वेरी गुड बच्चे। देवभूति, देवभूति बहुत बढ़िया। चलिए योगेश जी, मनाशीष जी, आकाश जी, कृष्णा जी, हर्ष जी, मिल्टन जी। मिल्टन अग्निमित्र नहीं बेटा, देवभूति। सचिन, प्रिंस, आदित्य, अमित बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। अर्चना, भगीरथ वेरी गुड। कोई बात नहीं, वो भी सर बताए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है, मेनली किसे कहा जाता है, तो मेनली आपको मार्क करना है किसको, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ठीक है। त्रिसमुद्र पितामहन का दर्जा उसे दिया जाता है। और आप, इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वे में कहोगे उसे, सर नेपोलियन एक फ्रांस का शासक है बेटा, नेपोलियन बेटा अनु फ्रांस का शासक है। नेपोलियन वाज ए रूलर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का शासक होता है। बहुत बढ़िया सिंह, वेरी गुड, सभी के आंसर बहुत बढ़िया महिमा। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। इनका टाइटल क्या हुआ करता था, समुद्रगुप्त का टाइटल क्या था, टाइटल तो हमने लिखवा दिया ना, गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन ऑफ समुद्रगुप्ता। गोल्ड कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के, समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, समुद्रगुप्त के सोने का सिक्का गुप्त काल में क्या कहलाता था, तो गुप्त काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था, तो सोने का सिक्का जो गुप्त काल में कहलाता था, धरणीबंधा तो कल लिखवाया था ना, धरणीबंधा सारा तो लिखवा दिया था कल, कल सारा तो लिखवा दिया था धरणीबंधा। सोने के सिक्के को क्या कहते हैं, दीनार कहते हैं। इसके सोने के सिक्कों को क्या कहते हैं, दीनार, क्या कहते हैं, दीनार कहा जाता है, क्या कहते हैं, दीनार। अब कौन कौन सा सोने का सिक्का है, कहां कहां से मिलता है, तो एक एक देखते हैं। सोने का सिक्का क्या हो जाएगा, गरुणा टाइप्स, गरुणा टाइप, इसी को कहते हैं क्या, तो ईगल, यानी गरुड़ प्रकार, गरुणा टाइप, गरुणा कह लीजिए, या समझने के लिए इसे ईगल कह लीजिए, ईगल। दूसरा हो जाता है क्या, अश्वमेधा टाइप, अश्वमेध प्रकार के। तीसरा हो जाता है क्या, वीणा वादन टाइप, यानी वीणा टाइप। चौथा आपका हो जाएगा क्या, तो वीणा बजाते, मतलब इसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, और कहते हैं क्या, तो आर्चर टाइप। पांचवा आपका क्या हो जाता है, मतलब इसको बनाते हैं एक्से टाइप, यानी कुल्हाड़ी प्रकार के। एक एक करके देख लेते हैं, फिर से इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। गरुण प्रकार के, गरुण इनका राजकीय चिन्ह था,
दूसरा अश्वमेध एक कराते हैं तो इसीलिए अश्वमेध प्रकार के। और क्या, तो वीणा वादन प्रकार के। इसको ट्रांसलेट हमने नहीं किया, ल्यूट भी आप कर सकते हो, आपके साथ इच्छा करे। हाँ, राजा रानी वाले, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ, परशु इसी को कहते हैं, कुल्हाड़ी वाले को परशु कहते हैं। ठीक, हाँ, धनुर्धारी इसी को कहते हैं। ध्यान रखना, राजा रानी वाले सिक्के चलाता है चंद्रगुप्ता वन बेटा, ठीक है। हाँ, राजा रानी वाले चंद्रगुप्ता। हाँ, दीनार कहते हैं, दीनार कहते हैं। बहुत बढ़िया, अमन, विनोद, तुलिका, सभी का आंसर बेहतरीन बच्चे। जी सैलवी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। तो इसे कहते हैं धनुर्धारी प्रकार के। और क्या हो जाता है, कुल्हाड़ी प्रकार के, कुल्हाड़ी। ठीक, कुल्हाड़ी प्रकार के। ये सारे के सारे सिक्के जारी करता है कौन? तो सारे के सारे सिक्के जारी करता है आपको कौन? तो समुद्रगुप्ता। और एक और सिक्का जारी करता है टाइगर किलिंग टाइप से। एक और सिक्का जारी करता है टाइगर किलिंग टाइप। मुझे कहाँ लिखे, इसी में एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि अलग लाइन बनाने से बढ़िया यहीं पे एडजस्ट करते हैं। देखो यहाँ पर, यहीं पर एडजस्ट कर लो, टाइगर किलिंग। ये कहते हैं व्याघ्र टाइप। यानी व्याघ्र प्रकार के। ठीक, व्याघ्र प्रकार के, इसे टाइगर किलिंग भी कहते हैं। ठीक, दैट मीन्स क्या, तो टाइगर किलिंग में। ठीक, तो ये सारे के सारे सिक्के हो जाएंगे किसके? ये सारे के सारे सिक्के हो जाते हैं किसके? तो समुद्रगुप्त के हो जाते। किसके हो जाते? समुद्रगुप्त के सिक्के हो जाते थे। बड़ा ही खतरनाक होता था। अब इसके कल हमने सिक्के दिखाए थे, अगर मे भी होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं होगा तो हटा देंगे। कल मैंने आपको सिक्के दिखाए थे, बहुत सारे सिक्के। ये देखो, ये सारे के सारे समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। दीनार टाइप से जैसे था ना, उसी टाइप से कुछ मिलते जुलते यहाँ के सिक्के देखने को। सारे के सारे गुप्त काल के सिक्के हैं। सारे के सारे गुप्त काल के दीनार हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस सिक्के पे देखोगे तो तीर चलाते हुए दिखाया गया, जिसे कहते हैं व्याघ्र टाइप के। इन्हीं को कहते हैं क्या, तो दीनार कहा गया। इन्हीं को कहा जाता है क्या, तो दीनार कहा जाता है। ठीक है, सारे के सारे सिक्के क्या कहलाते हैं? सारे के सारे सिक्के दीनार कहलाते हैं। दीनार, इन्हें क्या कहलाते हैं? दीनार। हाँ, ये सब सिक्का मिला है बेटा, ये सब सिक्का आज भी मिला है। चलिए, तो 8 से 10 सिक्के मिले तो घूम आया जाएगा। चलो, अच्छी बात है, घूम आओ, क्या दिक्कत है, मिल जाए तो बेटर है। अब इसके बाद जो अगला शासक बनता है, वो शासक आपका हो जाता है कौन? रामगुप्ता। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा, वो शासक आपका कौन हो जाएगा? कहते हैं ना, अच्छे बाप का बेकार बच्चा। तो अगला शासक हो जाता है रामगुप्ता। इतिहासकार इसका नाम ही नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि इस महोदय का क्रम ही ऐसा था। रामगुप्त। रामगुप्त महोदय का टाइम 375 से 380 एडी है। ये फालतू वाले राजा हैं जो आपके ज्यादा काम के है नहीं, ठीक है ना, जो आपके ज्यादा काम के है नहीं। इसके बाद और बात कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद चंद्रगुप्ता वन, चंद्रगुप्ता टू, जो आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक आपका होगा, चंद्रगुप्ता सेकंड, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। और इन्हें एग्जाम में रिवीजन में रखना है आपको, ध्यान रखिएगा, इन जी को रिवीजन में रखना है। सबसे पहले इनका इनका टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो 380 से 319 एडी, 380 से 400, सॉरी 380 से 412 एडी इनका टाइम पीरियड हो जाएगा।
और बात कर ले, इनके वाइफ का नाम क्या हो जाएगा, तो इनकी पत्नियां दो हो जाएंगी। पहली हो जाएंगी कौन, तो ध्रुवा देवी, पहली और दूसरी। पहली पत्नी इनकी ध्रुवा देवी, दूसरी हो जाएंगी कौन, तो दूसरी पत्नी इनकी हो जाएंगी कौन, आपकी कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके कैपिटल की, राजधानी की। तो राजधानी इनकी दो हो जाएगी, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी हो जाएगी उज्जैन। दूसरी कहां हो जाएगी, उज्जैन। ठीक है, हाँ अभी बता देंगे, चिंता ना करो सूर्या जी, थोड़ा देर धैर्य ले लो, अभी बता देंगे, ठीक है ना। ठीक, अभी थोड़ा देर धैर्य ले लो, अभी बता देंगे। अब देखो यहाँ पे कैपिटल इनकी दो हो जाएगी, ध्रुवा देवी। अभी थोड़ी देर इंतजार कर लो, अभी सबके बारे में बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं। ध्रुवा देवी और कौन हो जाएंगी, कुबेर नागा। इधर कौन हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और इधर हो जाएगा क्या, उज्जैन। पाटलिपुत्र, इधर क्या हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, चलिए। अब इसने क्या किया था, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी हो जाएगी उज्जैन। इसने किसे हराया था, क्या किया था, एक एक करके देखते हैं। इन महोदय ने शकों का जो प्रमुख था रुद्रसेन थर्ड को हराया था। किसको हराया था, रुद्रसेन थर्ड को हराया था। ही डिफीटेड सका चीफ रुद्रसेन थर्ड। इसने शकों के प्रमुख रुद्रसेन थर्ड को हराया और एक उपाधि लेता विक्रमादित्य। अब इसका टाइटल भी हम यहीं पे देखते चलते हैं। इनका टाइटल क्या होगा महोदय जी का, मतलब उपाधि क्या होगा। इसके उपाधियों की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, इसकी उपाधि क्या होगी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और उपाधि क्या हो जाएगी, देवराज। और उपाधि क्या हो जाएगी, देवगुप्ता। और उपाधि क्या हो जाएगी, नरेंद्र चंद्र। ये सब किसकी, तो चंद्रगुप्त टू की उपाधि हो जाएगी। कौन सी उपाधि हो जाएगी, सारी की सारी उपाधियां किसकी हो जाएंगी, तो चंद्रगुप्त टू की उपाधि हो जाएगी, जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं, खूब पूछी जाती है चंद्रगुप्त टू की उपाधियां। ठीक, अच्छा जी, चलो और बातें कर लेते हैं। नरेंद्र चंद्र, कहां पे पहुंचे हम लोग, नरेंद्र चंद्र। एक और उपाधि लिख लो, नरेंद्र चंद्र। और क्या, तो सिंह विक्रम। सिंह विक्रम, ये सब उपाधियां इसकी हो जाएंगी। विक्रमादित्य, देवराज, देवगुप्त, नरेंद्र चंद, सिंह विक्रम। ये सब इसके उपाधि, सब लिख लेंगे, हिंदी में भी लिख देंगे बेटा, दोनों में लिख लेंगे। ठीक, ये सारी की सारी उपाधि। अब आते हैं यहाँ पे, पहले इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था, समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकार का नियम क्या होता है, आज भी उत्तराधिकार का, हाँ परम भागवत भी लेगा।
उत्तराधिकार का नियम क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, यही कहता। आज भी देखोगे घर की जिम्मेदारी किसे दी जाती, कहते सबसे बड़ा बेटा कौन है तो उसी को जिम्मेदारी। थोड़ा पुराने जन्म में चले जाओ तो उत्तराधिकार के नियम के अनुसार जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेटा कौन बन गया, राजा रामगुप्ता। लेकिन जब ये राजा बना तो बड़ा ही अयोग्य था, मतलब एकदम बेकार था। ठीक, बड़ा ही बेकार था। यहां कहां रुद्रमा देवी आ गई मनाशेष जी। मैंने आप लोगों से बोला कि अभी सवाल पूछने नहीं ना, 5 मिनट आखिर में पूछते तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। रुद्रमा देवी यहां पर कहां आ गई। ठीक, बस एक मूवी देख लोगे दक्षिण भारत का और उसके बाद में रुद्रमा देवी कौन थी, कौन कहां से थी, तुम्हें सब पता है फिर भी पूछे जा रहे हो। ठीक, चलो रुद्रमा देवी की पूरी कहानी बता देंगे जब टाइम आएगा तब। ठीक है, अभी फिलहाल तो इसी में मस्त रहो, गुप्ता डायनेस्टी में। वारंगल का नाम सुना है, अभी सारी बातें बताएंगे आधा उड़ जाएगा। तो रुद्रमा देवी काकतीय वंश का नाम सुना है। चलो अब वहां पर इतना काफी है आपके लिए जानने के लिए। जिस टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल हो पूछा करो, क्योंकि क्लास चलती है फ्लो में, आपके कमेंट सामने होते हैं, कभी कभी देख लेते हो, नजर पड़ जाता है। तो आपके सवाल देख के आंसर ना दे तब तक आप लोग उसी में लिखते रहोगे, गुरुजी उत्तर बता दो, गुरुजी उत्तर बता दोगे। हाँ, जो वही है जो जिनके ऊपर मूवी बनाई गई है। देखो इनको केजीएस यूजर महोदय, इनको अनारकली कहानी सुननी है। हाँ, अभी चंद्रगुप्त 2 चल रहा है, अनारकली कहानी। चलो अनारकली से बढ़िया कहानी सुना रहे हैं। तो रामगुप्ता की अगर हम बात कर लेते हैं तो रामगुप्ता जब शासक बनता है तो मतलब बड़ा बेटा शासक बनता है, इसी के समय शकों का अटैक होता है। किसका अटैक होता है, तो शकों का अटैक होता है। जब शकों का अटैक होता है, शक शासक लोग अटैक करते हैं, शक लोग अटैक करते हैं, तो ये उनके सामने कहता है भाई समझौता कर लो, समझौता कर लो, समझौता कर लो। बार बार कहता है समझौता कर लो, समझौता कर लो। तो शक लोग बड़ा ही मतलब बहुत ही समझ गए कि ये बहुत बेकार आदमी है, बहुत ही बेकार आदमी है, मतलब डरपोक राजा है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं, बहुत ही वीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं भाई, चलो समझौता कर लेते हैं। मतलब उन्होंने, शक्कू ने कहा कि ये बार बार कह रहा है समझौता कर लो, समझौता कर लो। उन्होंने कहा ठीक है समझौता कर लेंगे। तो जब उन्होंने कहा, शक्कू ने कहा समझौता मेरी शर्त पर होगा, समझौता मेरी शर्त पर होगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है समझौता शर्त पे होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी वाइफ को, रामगुप्ता से समझौता सब लोग करते हैं कि तुम अपनी वाइफ को हमारे शिविर में अगर भेज दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, विथ खजाना, मतलब पैसे के साथ, अच्छा खासा अमाउंट के साथ। इस बेवकूफ ने वही किया, अपनी वाइफ को उसके शिविर में भेज दिया। यह बात पता चलती है किसको, चंद्रगुप्त 2 को। जब चंद्रगुप्त 2 आता है, भागा 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 आता है, कहता है भाई, पता चलता है कि उसके भाई ने ऐसा कर दिया। भागा भागा आता है तो सभी अपने भाई का, सबसे पहले अपने भाई का सर काटता है, और जो उसकी कैबिनेट थी उस कैबिनेट को क्लीन करता है, मतलब सभी लोगों को मार देता है। जो कैबिनेट के लोग थे सभी को क्लीन अप करता है, जो डरपोक लोग थे। और फिर अपनी भाभी को छुड़ा करके लाता है, बाद में उन्हीं से शादी कर लेता है। वही थी कौन, ध्रुवा देवी। कौन थी, ध्रुवा देवी। उन्हीं से शादी कर लेता है, तो वही थी ध्रुवा देवी। तो इसीलिए क्योंकि पूरे इतिहास में भारत के अपनी पत्नी को शर्त पे रखने वाला और दूसरे को देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, बल्कि कौन था, तो रामगुप्ता। बड़ा बेकार आदमी था, इसीलिए रामगुप्ता को रखा जाता है। ठीक है, तो बड़ा बेकार आदमी था। वो थी ध्रुवा देवी। दूसरी शादी थी कुबेर नागा थी, इसकी राजधानी 2 थी, एक पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी थी कौन, उज्जैन। कल तो बताया था हरिसेन कौन थे, कोर्ट स्कॉलर थे, बताया नहीं था कल हरिसेन कौन थे। अरे फिर से लिख लो भाई, हरिसेन कौन थे, सभी का क्लियर है। और इसने रुद्रसेन 3 को हरा करके कौन सी उपाधि लेता, विक्रमादित्य का। इसी का नाम मिलता देवराज, देवगुप्ता, चंद्र, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, ये सारे के सारी उपाधियां मिलता है किसका, तो इसी का। ठीक, चलिए अगर आपको कल तो लिखवाया था मेरे हिसाब से, फिर भी समुद्रगुप्त में नहीं लिखे होगे तो लिख लो, दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं लिखाया है कहीं, वैसे मेरे हिसाब से तो लिखवा दिया है समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया तो था। चलो एक पॉइंट ऐड कर लो, लिखवा दिया था ना हरिसेना। एक पॉइंट लिख लो आप लोग, कोर्ट स्कॉलर ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त में लिख लीजिएगा अगर आप लोग नहीं लिखे होगे तो।
समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान। कौन था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। इसने क्या कंपोज किया था? यस सर, क्लियर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर। तो हरिसेन, हरिसेन ने क्या कंपोज किया था? तो हरिसेन ने क्या लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था, एक प्रशस्ति लिखा था जिसे मैंने आपको लिखवा दिया था, प्रयागा प्रशस्ति लिखवाया था ना, कल लिखवा दिया था प्रयागा प्रशस्ति। का लेखक माना जाता है प्रयाग प्रशस्ति का। इसमें लिखा गया था संस्कृत में, संस्कृत में कल ही तो लिखवाया था यार, लिखवा दिया ये, चंपू काव्य शैली। गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, हाँ संस्कृत लैंग्वेज में लिखवा तो दिया, तो तब क्या दिक्कत है। चलो, रेगुलर क्लास नहीं रहोगे तो ऐसे बीच बीच में का टॉपिक छूटता रहेगा। पूछोगे कि सर ये कौन था, वो कौन था, तो जो टॉपिक पढ़ा देते हैं फिर उससे संबंधित सवाल सारा उसी समय ले लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। चंद्रगुप्त टू ने किसको हराया था? तो शकों के प्रमुख किसको? रुद्रसेन थर्ड को हराया था। अब इसके दरबार के नौरत्न कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त टू के दरबार के नौरत्न, 9 जेवल्स ऑफ चंद्रगुप्त टू। एक और बताएं, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के नवरत्न, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहा? 9 लोगों के नाम लिखना है, ध्यान रखिएगा। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? सबसे पहला हो गया कौन? कालिदास। कालिदास। दूसरे हो जाते हैं कौन? धनवंतरी। धनवंतरी। और कौन हो जाते हैं तीसरे? वाराहमिहिर। चौथे हो जाएंगे आपके कौन? वेताल भट्ट। वेताल भट्ट। पांचवें आपके हो जाएंगे कौन? वररुचि। छठे आपके हो जाएंगे अमर सिंह। सातवें आपके हो जाएंगे घट कारपर। आठवें आपके हो जाएंगे तपड़क। नौवें आपके हो जाएंगे कौन? शंकु। ये इनके दरबार के क्या हो जाते हैं? नवरत्न। तो ये इनके दरबार के क्या हो जाते हैं? नवरत्न हो जाते हैं। हाँ, एक आंसर आ गया अमन जी का कृष्णदेव राय, आनंद जी का कृष्णदेव राय, बाकी बच्चे शिवाजी के पास पहुंच जा रहे हैं। अरे भाई कृष्णदेव राय, हाँ शिवाजी, शिवाजी के दरबार में अष्टदिग्गज नहीं रहा करते थे, अष्ट प्रधान रहते थे विनोद। ठीक है, कृष्णदेव राय, हाँ ये ठीक है। अमित जी का कृष्णदेव राय आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सैलवी का कृष्णदेव राय के दरबार में, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो सभी लोग इनके दरबार में क्या हो गए? नवरत्नों की पूरी टीम हो गई, पूरी फौज हो गई। मतलब कौन? कालिदास। इनके दरबार के सबसे प्रमुख विद्वानों में से थे कौन? महाकवि कालिदास। दूसरे हो गए कौन? धनवंतरी। कौन हो जाएंगे? धनवंतरी। तीसरे हो गए कौन? वाराहमिहिर। वाराहमिहिर।
चौथे हो गए कौन, वेताल भट्ट। वेताल भट्ट। पांचवे हो जाते हैं कौन, वररुचि। छठे हो जाएंगे कौन, अमर सिंह। सातवें हो जाएंगे कौन, घटकारपर। आठवें हो जाएंगे कौन, छपड़क। नौवे हो जाएंगे कौन, शंकु। नौ हो जाएंगे कौन, शंकु। तो ये पूरे के पूरे किसके दरबार के नवरत्न हो जाते हैं, महाकवि कालिदास के दरबार के नवरत्न होते हैं। फिर से समझ लीजिए, अरे सॉरी, चंद्रगुप्त टू के दरबार के नवरत्न होते हैं। ये 9 ऐसे जेम्स थे जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल कर चुके थे और बहुत प्रखंड विद्वानों में से एक माने जाते हैं। जैसे इनको देखोगे, धन्वंतरी को, तो ये इनके दरबार के कोर्ट फिजिशियन थे, दरबारी चिकित्सक। चलो अभी आगे देख लेंगे। इस सब में सबसे पहले आपके हो जाते कौन, महाकवि कालिदास। नोट डाउन कर लिया सभी लोगों ने, नोट डाउन कर लिया, सभी का क्लियर है। तो इनके दरबार के नवरत्न हुआ करते थे, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कौन, कालिदास। इसके बारे में, कालिदास के महाकवि कालिदास बार बार पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कालिदास महोदय। इन्हें कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर। इन्होंने टोटल कितनी किताबें लिखी हैं, तो टोटल 7 बुकें लिखी हैं। कितनी बुक लिखा है कालिदास जी ने, तो 7 किताबें लिखी हैं। अभी 7 के सातों बुकें कौन कौन सी हैं? यस सर, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, स्टडी विथ अमरीन सर। गोविंद जी, मनासीस जी, अमित जी, उत्कर्ष जी, युवराज जी, अमन मिश्रा जी, सभी का क्लियर सर। सैलवी, धीरज, खुशी, प्रिया, सभी का क्लियर। अब इनकी 7 किताबें देखते हैं। बहुत बढ़िया, अर्चना, महेश, मनासीस, सभी का। चलिए 7 किताबें देखते हैं प्यारे बच्चों। पहली किताब इनकी कौन सी हो जाएगी, कालिदास की। तो देखो, इनका कोई क्रम नहीं है, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं डायरेक्टली। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। दूसरी किताब क्या हो जाएगी, दूसरी किताब क्या हो जाएगी, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरी किताब क्या हो जाएगी, तीसरी किताब क्या हो जाएगी, चलो एक ही से लिख दे रहा हूं यार। तीसरी किताब क्या हो जाएगी, रघुवंशम। रघुवंशम। चौथी किताब क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, जिनकी 4th बुक हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, रघुवंशम। कुमार संभव। कुमार संभव। इसके बाद अगली किताब क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये तीसरी के बाद चौथी किताब हो गई। चौथी के बाद 5वीं किताब क्या हो जाएगी, कुमार संभव। कुमार संभव हो गया, कुमार संभव हो गया। ऋतु संहार। ऋतु संहार। छठी किताब हो जाएगी मेघदूत। सातवीं किताब विक्रमो उर्वशीयम, नहीं लिखा है ना, विक्रमो, विक्रमो उर्वशीयम। विक्रमो उर्वशीयम। कितनी किताब हो गई कालिदास की, तो 7 किताबें होंगी। ये 7 के सातों किताब। अभी देखो, अगर सारी किताब याद हो जाए तो टू गुड, बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं याद हो पाए तभी मैं आपको फिल्टर कर दे रहा हूं, ठीक। अब देखो, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम।
अभिज्ञान शाकुंतलम मूवी देख ली है आप लोगों ने? अभिज्ञान शाकुंतलम मूवी आ चुकी है, हॉट स्टार पे भी दिखते, बाकी यूट्यूब पे तो पता नहीं, मुझे देखा नहीं मैंने। रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभव, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत, मेघदूत, विक्रम उर्वशी, विक्रमो उर्वशी। चलिए अब देखो, सबसे पहले शेक्सपियर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र मतलब साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, उन्हीं को विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा, मोबाइल पे टाइप कर लेना विलियम शेक्सपियर, पूरी उनकी बायोग्राफी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत पॉपुलर पर्सन हुआ करते हैं आज के टाइम में, मॉडर्न युग में उस समय रहा करते थे। ब्रिटिश एरा के सबसे पॉपुलर पर्सन थे शेक्सपियर, जो अपनी लेखन कला के लिए बहुत बेहतरीन माने जाते थे। ठीक, हाँ, इंग्लिश लिटरेचर के लीजेंड, बहुत बढ़िया आंसर मनासिस, वेरी गुड बच्चे। हाँ, विलियम शेक्सपियर बिल्कुल वही होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी जिसे कहते हैं। हाँ, फॉरेन राइटर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। चलिए तो देखिए, हाँ, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कह सकते हो आप समझने के लिए, तो उसी तरह से उन्हीं के नाम पर। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं मालविका अग्निमित्रम, तो मालविका अग्निमित्रम क्या कहलाता है? मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। मालविका और अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग में मैंने आपको पढ़ाया था अग्निमित्र, तो अग्निमित्र में मैंने आपको कहा था कि कालिदास की किताब है मालविका अग्निमित्रम, उसका हीरो जो है अग्निमित्र माना जाता है, तो उनकी स्टोरी है। इसमें अभिज्ञान शकुंतला में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, और इन्हीं का बेटा होता भरत, जिनके नाम पे पूरा भारत पड़ता है। रघुवंशम में भी प्यारी सी स्टोरी है। कुमार संभव में ठीक उसी तरह से। ऋतु संहार में कई सारे ऋतुओं के बारे में बताया गया। मेघदूत, मेघदूत, मेघ का मतलब होता है बादल, यहां पर देखो मेघ का मतलब होता है क्लाउड, यानी क्या? तो बादल, यानी क्या? क्लाउड। मेघ का मतलब क्या होता है? क्लाउड। और दूत का मतलब होता है जो मैसेंजर, जो अपना मैसेज लेकर के जाए। जैसे प्राचीन काल में जब आप जाते हो, प्राचीन काल में जब आप जाते हो ना, प्राचीन काल में, तो एक शब्द लिखा होता है, ध्यान से समझिएगा, मेघदूतम। इसमें विक्रम और उर्वशी की कहानी है। मेघदूतम को, बदलों को, जैसे दो बिरही जोड़े, प्राचीन थोड़ा और समय पहले अगर आप जाओगे तो गाना बड़ा प्रचलित था, उड़ जा डाकिए मेरे कबूतर, तू है सबसे बेहतर, खत पहुंचा दे राह देखती होगी मेरी मंगेतर, मंगेतर, यही है ना शायद गाना, तो आप लोग सुनते, भले खूब नहीं था। हाँ, कबूतर वाला जो पहले मैसेंजर क्या होते थे, कबूतरों से संदेश भेजा जाता, बाज से संदेश भेजा, जो ईगल होते थे, ये सब मैसेज लेकर के दूसरे जगह थे। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, मैसेज लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे। तो कालिदास बादलों से, बादलों को मैसेज कहते हैं कि एक बिरही जोड़ा, जैसे मान लीजिए एक बिरही जोड़ा दिल्ली में है, दूसरा जोड़ा पटना में है, ठीक, तो यहां पर बादलों को मैसेंजर बना करके मैसेज भेजा जा रहा है, उसी को कहते हैं क्या? मेघदूतम। तो उसे कहते हैं, बड़ा रोमांटिक है, अगर इसको पढ़ोगे किताब तो थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, लेकिन अभी मत पढ़ना, जब एग्जाम दे लेना फिर पढ़ना, अभी एग्जाम के समय ज्यादा नहीं पढ़ना, पता चलेगा सिलेबस रह गया और ये पढ़ लिया, मेघदूतम के चक्कर में पड़ गए। ठीक, बस इतना जान लो, कालिदास का मेघदूतम है। हाँ, निकू नहीं सुने हैं तो सुन लेना, आज मोबाइल में टाइप कर देना, जिससे आप देख रहे होगे ना क्लास खत्म होने के बाद, गाना टाइप कर देना, अपने आप आ जाएगा। चलिए, आप सिंग सुनाए ना, मुझे गाना बहुत कम आता है। ठीक है, जैसे एक कहावत है ना, गाने सब, हर व्यक्ति हर कला में निपुण नहीं होता है, तो गायन कला मुझे नहीं आती है, तो आप लोगों को समझाने के लिए कुछ भी प्रयोग कर लें। ठीक, समझाने के लिए साम दाम दंड भेद सारे फॉर्मूले अपनाए जाते हैं, बाकी मुझे गायन कला का इतना नहीं आता, अगर आता तो बिल्कुल जरूर गा के सुनाते। ठीक, लेखन कला, पढ़ाने में, ये सब में थोड़ा से 10 शतरंज खेलने में, कभी आओगे तो शतरंज की बाजी हो जाएगी एक एक, गुरु और चेला के बीच में, बेशक मुझे हरा दोगे, मुझे खुशी होगा।
कि चेला जीते तो बेटर होगा। गुरु की जीत उसी में होती है जिस दिन चेला उसका बढ़िया कर जाए। हमारी जीत आपके जीत से है, आपका सिलेक्शन हमारी जीत, आपका रिजेक्शन हमारी हार। सिंपल सा बात है। अगर आप सेलेक्ट हो गए दैट मीन्स आई गॉट सेलेक्ट, मतलब मैं भी सेलेक्ट हो गया। मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कितना अच्छा फील होगा कि आज इस बच्चे को मैं समझा रहा था। हाँ, अगर मैंने बोला ना कि अगर आप मेरे साथ, हाँ नोबेल भी खूब पढ़ते थे, तो अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाई से आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कितना अच्छा फील होगा, गर्व फील होगा, प्राउड फील होगा कि मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया वो बच्चा सेलेक्ट हो गया। कितना अच्छा फील होगा। उसी में हमारी जीत होती है। हमारी जीत इसमें कभी नहीं होगी कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हो तो उसमें मेरी जीत कहीं से नहीं होगी। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि अगर मेरे स्टूडेंट हैं आप और मेहनत ईमानदारी से करें तो अपने जीवन में अच्छा कर लोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। बुरी संगत कभी मत लाना, कभी भी नशे वगैरह का आदि गलती से भी मत पड़ना, क्योंकि कहते हैं ना नशा वन वे होता है, टू वे नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टोरी हैं, बहुत सारे ऐसे लाइफ में देखे हैं मैंने। अभी तो आप लोग बच्चे ही हो, मेरे बच्चों के समान है। आपसे बड़े तो मेरे भतीजे हैं, भतीजे के भी बच्चे हो गए। तो बहुत सारे लाइफ देखी है मैंने अपने जीवन में, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो कभी भी गलत गलत लोगों का संगत मत करना, कभी जीवन में हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना। गलत लोगों का गलती से भी संगत मत करना। हाँ, सब कुछ कर लोगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ कर लोगे, असंभव तो कुछ है ही नहीं। बस गलत लोगों का संगत कभी मत करना। अपने जीवन का सबसे बड़ा सीख आपके लिए, कभी गलत लोग, गलत नशे का लत मत डालना, क्योंकि वन वे होता है। अगर एक बार आप इंटर कर गए तो छुड़ाने के लिए पूरी लाइफ, लाखों में हजारों में एक बच्चा कहीं निकल करके आता है जो सुधर जाता है। आप नॉर्मल देखो, शौक शौक में लोग सिगरेट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें देखो एक बार सिगरेट स्टार्ट हो गया तो उसमें छोड़ना कितना मुश्किल होता है। सिगरेट तो फिर भी 10% बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो अगर कहीं और खराब अफीम इन सबका जो नशा लग जाता है बच्चों को तो कभी नहीं छोड़ पाते हैं वो। अब देखो जितने भी अफीम वगैरह है, सब चरस वगैरह है, सबका नशा जो बच्चे करते हैं शौक शौक में शुरू करते हैं, शौक में टेंशन में वो सब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप खुद आइडिया लगाओ, कहीं एकाध बच्चे हो जाते हैं, एकाध बच्चे कहीं सही होकर के आ पाते हैं, लगभग सारे बच्चे गलत होते हैं। तो कोशिश करना है कभी भी स्टार्ट ही ना करो जीवन में वो चीजें, खराब चीज कभी ना स्टार्ट करो। मुझे देख लो, आपका गुरु हूं, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सा लाइफ है आपके साथ, तो जियो आप। एंजॉय करना, एंजॉय करने के हजारों तरीके हैं। डांसिंग करो, सिंगिंग करो, चेस करो, स्विमिंग करो, ठीक तमाम सारे तरीके होते हैं। जरूरी थोड़ी होता है कि वाइन शराब दारू इन्हीं से नशा होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो हमेशा ध्यान से, अगर आपको नशा करना है तो अपनी पढ़ाई को लेकर नशा करो। पढ़ाई इतना पढ़ो कि बिल्कुल दिमाग हैंग कर जाए, उस तरह का नशा करो। पढ़ाई को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर, अपने डेडिकेशन को लेकर के करनी ही है। तो कुछ अच्छा जीवन में जब भी करना हो तो अच्छा करो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ये इनकी कालिदास की, महाकवि कालिदास की 7 किताबें हो जाती। और बात कर लेते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे भाई? धन्वंतरी महोदय कौन थे? धन्वंतरी की किताब हो जाएगी क्या, नवनीतिकम। ये कौन थे इनके? तो कोर्ट फिजिशियन थे, यानी क्या, दरबारी चिकित्सक। दरबारी चिकित्सक। और इनकी बुक क्या हो जाएगी बेटा? इनकी बुक हो जाएगी नवनीतिकम। नवनीतिकम कौन सी किताब हो जाएगी? नवनीतिकम। ठीक, तो नवनीतिकम इनकी किताब हो जाएगी। हाँ, तो नवनीतिकम इनकी किताब हो जाएगी, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इनके दरबार के नवरत्न नहीं थे, अदर स्कॉलर थे। तो बाकी लोगों की किताब ही थोड़ी देर में लिख रहे हैं, पहले अदर स्कॉलर लिख लेते हैं इनके दरबार के, क्योंकि समय एंड हो जाएगा। अदर स्कॉलर, इनके दरबार के अन्य विद्वान। अन्य विद्वान का मतलब क्या है बेटा, कि ये लोग नवरत्न नहीं थे, ये उनके समय में थे, उनके दरबार में भी थे, लेकिन नवरत्न नहीं।
ठीक है, नवरत्न नहीं थे, ध्यान रखना। उसमें एक बड़े पॉपुलर है आर्यभट्ट। कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, इनकी बुक क्या हो जाएगी? इनकी बुक हो जाएगी आर्यभट्टियम। क्या हो जाएगी? आर्यभट्टियम। और दूसरी किताब क्या हो जाएगी? सूर्य सिद्धांतिकम। कौन सी किताब हो जाएगी बेटा? तो सूर्य सिद्धांतिकम। और आर्यभट्ट के मामले में जानते ही, इन्होंने पाई की खोज किया था। हाँ बिल्कुल, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, नवनीतिकम चिकित्सा की किताब है, ध्यान रखना। तो आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, सूर्य का सिद्धांत मिलता है, ठीक। तो ये सूर्य का सिद्धांत मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकेंगे, और इसके आगे जस्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी मंडे को, ठीक अपने टाइम पे। कितने बजे? तो 3 बजे, ठीक है। तो कल संडे है, सारे बच्चे जिनका क्लासेस बाद में एडमिशन लिए होंगे, या जिनके क्लासेस कोई छूट गई होगी, तो संडे का दिन अपना पूरा यूटिलाइज करो उसको रिवीजन में, क्योंकि अभी से अगर आप मेहनत करोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने में नहीं रोक पाएगी। अगर मस्ती मस्ती में ज्यादा पढ़ोगे तो मामला खराब हो जाएगा। बी सीरियस हो करके काम करो। नवरत्नों में क्यों शामिल है? क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता था, वो अपने, इनके पास टाइम नहीं था कितना दरबार में हाजिरी जना पाए, ठीक है। सर आज का टाइम पता ही नहीं चला। रोहित, कभी नहीं पता चलेगा, अब आगे इतिहास में किसी दिन टाइम नहीं पता चलेगा। हाँ, विक्रमादित्य चंद्र बिल्कुल सेम है, दोनों लोग सेम ही हैं। गुप्त संवत का मतलब कैलेंडर, जैसे हम लोग कैलेंडर जारी करते हैं उसी तरह से होता है कैलेंडर, जैसे भारत का कैलेंडर हुआ। हूणों का अटैक, हूणों का अटैक विनोद जी अभी आगे आएगा, अभी कोई अटैक नहीं हो रहा। स्कंद गुप्त के समय होगा, ठीक है, अभी कोई अटैक नहीं हो रहा। अभी इसके बाद आएगा कुमार गुप्ता वन, उसके बाद स्कंद गुप्ता, उसके बाद सर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी किताब खरीद लो जो आपकी मर्जी करे, हिस्ट्री में किसी किताब की जरूरत नहीं है। सर यू मेड हिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग। सर इतिहास बहुत लंबा है, सब कुछ लंबा ही है, कौन छोटा है? हिस्ट्री मैथ छोटा है नहीं ना, लेकिन उसको पढ़ोगे सब छोटा हो जाएगा। कहते हैं तब तक डरोगे तब तक बड़ा लगेगा। अब देखो कितना आसान लगने लगा, अभी तक खूब खतरनाक लग रहा था। हाँ, सूर्य सिद्धांतिकम में सूर्य के सिद्धांत, जो चक्रण करता ग्रहण के बारे में बताया गया कि पृथ्वी, इसको हम लोग यहीं से उठाएंगे, अगली क्लास में आर्यभट्ट से उठाएंगे। अब कैट में बहुत इजी सवाल होता है, वो ज्यादा टफ नहीं होता है हिस्ट्री। आप CDS CAPF लेवल की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, टॉप लेवल की हिस्ट्री। अब भारत का कोई भी एग्जाम, आप किसी स्टेट PCS का एग्जाम तक आराम से कवर कर रहे हो। जो आपकी क्लास चल रही है वो इक्विवेलेंट टू PCS, ठीक, PCS के बराबर की क्लास चल रही है, ठीक है, लगभग मान के चलो। बिल्कुल UPSC से थोड़ा सा लो लेवल हल्का सा रखा गया, लगभग बराबर है। आपको UPSC के भी सवाल मिल जाएंगे और सबके सवाल मिल जाएंगे। आप भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, फिर आपसे पढ़ने के बाद सिलेक्शन उम्मीद बहुत है। बिल्कुल होगा राहुल जी, क्यों नहीं सेलेक्ट होगा। क्या लिखे बच्चे? इधर लास्ट वाला, नीचे नीचे। चलिए, सर फर्स्ट टाइम देखा है तो डर लग रहा है। डरना नहीं है, संभव नहीं, असंभव तो मैंने बोला ना, कुछ भी नहीं है, असंभव तो कुछ नहीं है। हिस्ट्री का शेड्यूल तो डेली चलता है 3 बजे बेटा, उसमें हिस्ट्री का शेड्यूल क्या, डेली 3 बजे चलता है। पर यहाँ डाउट का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपसे पढ़ने के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच, रियली ब्लेसिंग। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत सारी ढेर सारी अच्छे से मेहनत लगा करके कल संडे का पूरा बढ़िया से तैयारी करो। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।